कैसे हैं विद्यार्थियों। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आप देखना शुरू कर चुके हैं एग्ज़ाम बूस्टर स्टडी चैनल। मैं अनूप कुमार। जैसा कि आप जानते हैं, हम जो कक्षा 8 का पहला वीडियो आपने देखा होगा, उसी कक्षा 8 का जो वीडियो रहा है भारत संसाधन एवं विकास का दूसरा लेसन जो था भारत कृषि एवं सिंचाई का, ये दूसरा वीडियो है आपके लिए हम लेकर आए हैं और उसी के आगे हम इसको शुरू करेंगे। ये वीडियो आपके लिए लगभग सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जो जितने भी राज्य स्तरीय या समस्त भारत में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं और उन एग्ज़ामों में भूगोल पूछा जाता है, उस भूगोल में जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो एनसीईआरटी से उठाए जाते हैं और वो क्वेश्चन को हम यहाँ पर जो कक्षा 8 की एनसीईआरटी है उसमें भारत एवं कृषि सिंचाई से दूसरा लेसन से ये पाठ की वीडियो ली गई है और एक वीडियो आप पहले देख चुके हैं, जस्ट उसका दूसरा पार्ट हम लेकर आए हैं। तो इस वीडियो को आप लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। तो शुरू करते हैं। जैसा कि आप पहले जान चुके थे, भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ पर जो कृषि है वो मानसून का जुआ कहलाती है। इसलिए यहाँ पर कृषि जो है वो सिंचाई पर ही आधारित होती है। मानसून बहुत ही कम रहता है, जैसा कि आप जान पा रहे हैं। अब मानसून धीरे धीरे बहुत बारिश को कम की तरफ बढ़ते लेके जा रहा है और असमानता बहुत ज़्यादा हो गई है। मौसम जो पहले आ रहा था वैसा मौसम अब नहीं रह गया है। तो खेती करना कठिन होने के कारण अब हम अपनी कृषि को बचाने के लिए या उसमें अधिक उत्पादन पाने के लिए सिंचाई के साधनों की बात करते हैं और यह भी निर्भर करते हैं कि ये जो कृषि है इसको कौन कौन सी फसलें किन किन क्षेत्रों में उगा सकते हैं जिससे आपकी उत्पादन भी अच्छा मिले, सिंचाई में कम से कम जल की आवश्यकता हो, है ना। इन चीज़ों को जानने के लिए हम अलग अलग फसलों को पढ़ रहे हैं। इसमें से आपने जो है चाय को पढ़ लिया था, कपास के बारे में पढ़ लिया था, उसी के आगे हम इस वीडियो को शुरू करेंगे। कपास हमारे किस किस काम आती है इसको आप देखिए ज़रा और अपने व्यवहारिक जीवन में देखेंगे कि कपास आपके लिए कहाँ कहाँ काम आती है। तो वही दूसरा विकल्प आपके लिए बताया गया है, जूट से क्या क्या बना सकते हैं, है ना। ये भी हमारा राष्ट्रीय उत्पाद हो सकता है। देश में बहुत सारी चीज़ें जूट से बनाई जाती हैं। राष्ट्रीय आय, इन्हें भी जान लेते हैं। राष्ट्रीय आय क्या होती है? तो राष्ट्रीय आय किसी राष्ट्र में एक वर्ष के दौरान उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का सकल यानी कुल मूल्य होता है या होती है, या किसी भी देश के विकास के स्तर को बताती है। चलिए दूसरा देखेंगे हम, नगदी फसलें क्या होती हैं। देखिए व्यवहारिक भाषा में हम ये जानें कि नगदी फसल वे फसल होती हैं जिसको काट कर त्वरित हम बेच देते हैं, खेत से ही कह लें बेच देते हैं और उसे हम पैसे प्राप्त कर लेते हैं। ऐसी फसलों को हम नगदी फसलें कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम व्यवहारिक न जान के किताबी भाषा को अगर हम जानें तो ये कहेंगे दूसरों के उपयोग अर्थात विक्रय के लिए उत्पादित फसल जिससे नगद आय प्राप्त होती है, उसका उपभोग कृषक स्वयं नहीं करता है ना। जैसे मान लेते हैं कपास, तो कपास किसान उगाता है और जब उससे कपास प्राप्त हो जाता है तो वह उसको मार्केट में बेच देता है। वह हम उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत में प्रमुख नगदी फसल की अगर हम बात करते हैं तो उसमें गन्ना आता है। गन्ने को हम संरक्षित तो नहीं कर सकते, बस उसको काट के तुरंत ही फैक्ट्रियों को बेच देते हैं, ठीक है। अब शायद आपकी समझ विकसित हो गई होगी कि नगदी फसल किसे कहेंगे। चलिए कुछ आगे बढ़ेंगे तो विशिष्ट एवं कृषि शब्दावली को भी देख लेंगे। जैसे एपीकल्चर, ये जो है इम्पोर्टेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाएंगे।
क्योंकि इधर जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं वहाँ पर कृषि शब्दावली पूछ रहा है। तो एपीकल्चर किसे कहेंगे? तो एपीकल्चर मृदा की जुताई, फसलों को उगाना और पशुपालन का विज्ञान एवं कला है। इसे खेती भी कहते हैं। यानी एपीकल्चर में खेती की जुताई को हम ले लें, फसलों में उगाना हो जाएगा और प्लस में पशुपालन साथ साथ में अगर हम करेंगे तो उस समस्त चीज़ों को एक साथ जोड़ते हुए हम क्या नाम देंगे? एपीकल्चर देंगे। वहीं दूसरी शब्दावली है पीसी कल्चर। पीसी कल्चर में व्यापारिक स्तर पर मत्स्य पालन करना है। जो मछली पालने का काम लोग व्यापारिक स्तर पर करते हैं, उस व्यापारिक स्तर को पहचान देने के लिए हम एक शब्द यूज करते हैं जिसका नाम है पीसी कल्चर। वहीं एक और शब्दावली है जिसे कहेंगे सेरीकल्चर। तो सेरीकल्चर ये जो है सिल्क या रेशम उत्पादन से संबंधित होता है। रेशम कीट पालन जो है, जिससे हम रेशम कीट शहतूत के पेड़ पर पाल करके और उसे उन रेशम कीटों से रेशम प्राप्त करते हैं, इस पद्धति को हम सेरीकल्चर कहते हैं। वहीं विटीकल्चर की अगर हम बात करें तो व्यावसायिक स्तर पर अंगूरों का उत्पादन करना या अंगूर की खेती करना विटीकल्चर कहलाता है। वहीं फ्लोरिकल्चर की बात करें तो जो लोग फूलों की खेती करते हैं, जहाँ पर महानगर होते हैं और वहाँ पर फूलों की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, तो महानगरों के किनारे या शहरों के किनारे जो किसान होते हैं वो फूलों की खेती करना पसंद करते हैं, उन्हें अच्छी आय प्राप्त होती है। तो ऐसी कृषि को पहचान देने के लिए हम फ्लोरिकल्चर के नाम से जानते हैं। एपीकल्चर फूलों की खेती के साथ साथ उसके फूलों के खेत के किनारे किनारे मधुमक्खी पालन जो लोग करते हैं, उसी से हम शहद की प्राप्ति करते हैं, हनी बी पालते हैं और उससे जो है उस मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर के नाम से जाना जाता है। वहीं अब इस समय क्योंकि लोग अब देसीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक खेती की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हम देखेंगे ओलेरीकल्चर जो ज़मीन पर फैलने वाली लतादार सब्जियों की जो खेती है उसे हम ओलेरी कल्चर के नाम से जानते हैं। जैसे कद्दू हो गया, जैसे सेम हो गया, है ना, जैसे बहुत सारी ऐसी सब्जियां हैं जो बेल की तरह बढ़ करके और हरी सब्जी के रूप में हम लोग इसका बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं। तो आप इन शब्दावलियों को 102 बार पढ़ लीजिएगा या कहीं एकांत में आप इनको अपनी कॉपी पर नोट्स के रूप में रख लेंगे तो ये चीज़ आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हुए, आपने कभी खेती करने वाले व्यक्तियों से जानने का प्रयास किया है कि उन्हें कृषि कार्य में कौन कौन सी समस्याएं आती हैं? तो हम देखेंगे क्या क्या समस्या आती है कृषकों को, उसको यहाँ से थोड़ा सा जानेंगे। कभी बाढ़ आने पर तो कभी सूखा आने पर खेती नष्ट हो जाने का भय रहता है। अच्छे बीज, खाद समय से न मिलने की समस्या का भी सामना करना पड़ता है किसानों को। छोटे छोटे बिखरे हुए खेतों के कारण किसानों को कृषि आय करने में कठिनाई होती है, कृषि कार्य करने में कठिनाई होती है। कभी कभी पशुओं में बीमारी फैलने के कारण कार्य बाधित हो जाता है। नहरों में समय से और पर्याप्त पानी न होने पर फसल उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यही सब हमारी कृषि समस्याएं होती हैं। चलिए इसको भी जान लेते हैं। राष्ट्रीय कृषि नीति क्या कहती है, कृषि को कितना बढ़ावा दे रही है, इसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पर भी प्रकाश डालते हैं। भारत सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय कृषि नीति का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में उच्च वृद्धि दर प्राप्त करना है। ऐसे विकास को प्रोत्साहन करना जिनमें हमारे संसाधनों का कुशलतापूर्वक प्रयोग हो, हमारी भूमि, जल और जैव विविधता को सुरक्षित रखा जा सके। किसानों को मूल्य संरक्षण प्रदान करना, कृषि क्षेत्र में फसलों के बीमाकरण, जैव प्रौद्योगिकी पर बल देना,
एवं कृषि कार्यों के लिए किसानों को ऋण सुनिश्चित करना इस नीति को के प्रमुख लक्ष्य हैं। तो आपने जान लिया है कि राष्ट्रीय कृषि नीति क्या कहती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्या इसके अतिरिक्त भी कोई कृषि समस्या हो सकती है जिसका आपके क्षेत्र के लोगों को सामना करना पड़ता है? तो इसका भी पता लगाएंगे आप। कभी अपने क्षेत्र में भ्रमण करिए क्षेत्र का, और वहाँ से किसानों से मिलकर उन समस्याओं को समझने का प्रयास करेंगे। कृषकों को अपने व्यवसाय से संबंधित कठिनाइयों से निपटने के लिए सरकार से निम्नलिखित व्यवस्थाएं की गई हैं। तो किसानों को अगर कोई अनाजों की फसल जब अधिक पैदावार हो जाती है तो उसको कहाँ बेचेंगे, तो उसके लिए पैदावार की उचित दर प्राप्त करने के लिए अनाजों फसलों की खरीद की न्यूनतम दर निश्चित की जाती है। तो सरकार किसानों को ये घोषित करती है कि सरकार द्वारा बनाई गई कृषि मंडियों में ही अपनी फसल को बेचना है। दूसरा पॉइंट देखें, खरीद बेच हेतु मंडियों और विपणन केंद्रों की स्थापना करती है। जो सरकार है वो सभी किसानों से आग्रह करती है कि अपने सरकार द्वारा स्थापित किए गए मंडी और विपणन केंद्रों में जो स्थापना की जाती है वहीं पर अपनी फसलों के उत्पाद वहाँ पर बेचें। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे, खाद्य संरक्षण के लिए गोदाम शीत घरों की स्थापना की गई है। तो कुछ ऐसी फसलें भी हमारे किसान भाई उगाते हैं जिनको अगर हम त्वरित मार्केट में नहीं बेच पाते हैं तो हम उनके संरक्षण कर लेते हैं, और जब उनका सीज़न निकल जाता है तो हम शीतल केंद्र से निकाल के उनको मार्केट में बेच सकते हैं। अगला पॉइंट देखेंगे, किसान क्रेडिट कार्ड बनाकर किसानों को ऋण उपलब्ध कराना। देखिए, किसान कार्ड तो अब सभी बैंकों में उपलब्ध है, और किसान अपने खेत को, है ना, खेती के लिए जो रुपए की समस्या है उसको बैंक से किसान क्रेडिट कार्ड या उसे KCC के नाम से भी जानते हैं, खेत के कागज़ लगा के बैंक से मुद्रा को प्राप्त करते हैं और कृषि समस्याओं को दूर करते हैं। ये भी समस्या लगभग अब दूर हो रही है किसानों की। अगला पॉइंट है, विभिन्न प्रकार की फसल बीमा योजनाओं का संचालन करना। तो इसके माध्यम से अगर हम जानें तो लगभग अब हर फसल पर फसल का बीमा करने के लिए सरकार कुछ थोड़ा सा शुल्क लेती है, और उसमें कभी बाढ़ या सूखा आने पर या ओलावृष्टि होने पर किसान की फसल का पूरा भुगतान सरकार के द्वारा कराया जाता है। ठीक है, तो इसका भी लाभ किसानों के द्वारा लिया जाना चाहिए। आप किसान क्रेडिट कार्ड और फसल बीमा योजना के बारे में जानकारी करके अपने शिक्षक के उस पर चर्चा कीजिए। ठीक है, तो इसको भी आप जान पाए होंगे किसान क्रेडिट कार्ड क्या होता है, और उसके बारे में जानेंगे। अगला पॉइंट आता है चकबंदी। तो चकबंदी को हम व्यवहारिक भाषा में जानें तो किसान के जो छोटे छोटे खेत होते हैं और दूर दूर जगहों पे होते हैं उनको एक पास करना ही चक्की बंदी होती है। एक बड़ा सा खेत कर देना ही चकबंदी कहलाता है। आपने अपने गांव या घर आस पड़ोस में चकबंदी की बात सुनी होगी। क्या आप जानते हैं चकबंदी क्या है? आइए नीचे जानते हैं। नीचे दिए गए चित्र से देखिए, कई रंगों में खाने बने हैं। मान लीजिए कि एक रंग के चौकोर खाने एक व्यक्ति के इधर उधर बिखरे खेत हैं। साथ के सादे खानों में अलग अलग व्यक्तियों के बिखरे खेतों को मिलाकर एक जगह कीजिए, है ना। इस तरह से जैसे सफ़ेद के आपको 4 कोष्ठक दिख रहे हैं, और रेड के 4 कोष्ठक दिख रहे हैं, और नीले के 4 कोष्ठक दिख रहे हैं। तो अब यहाँ पर इनको उठाकर अगले कॉलम में अगर हम भर लेते हैं, जैसे मान लेते हैं, एक मिनट, अगर हम इनको देखना चाहें तो यहाँ से देख लेंगे। एक मिनट, हाँ, यहाँ से हम देखें, इसको उठाते हैं, इसको उठा लेते हैं, और इसको उठा लेते हैं, इसको उठा लेते हैं। इनको चारों जगह हम यहाँ भर लेते हैं। क्या भर लेंगे? इन चारों को भर लेते हैं, है ना। या एक मिनट, जस्ट मिनट, इनको उठा के हम लाते हैं यहाँ पर, और इन चारों को इस तरह से गोल करते, तो एक किसान का ये पूरा खेत हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद
अगर हम देखते हैं दूसरे खेत के लिए, तो दूसरा खेत ये 4 जो रेड कलर के दिख रहे हैं, इनको 4 को उठा के यहाँ पे, इन 4 को उठा करके, 1 मिनट बस 1 सेकंड की, तो इसको देख ले, तो यहाँ पे हम रख लेते हैं। हाँ, तो इसको हम यहाँ पे रख लेते हैं, है ना, इसको यहाँ पे रख लेते हैं। तो ये 4-4 के टुकड़े हो जाएंगे, तो सभी किसानों को सहूलियत हो जाएगी। तो आपने देखा कि बिखरे खेत एक जगह करने का पर एक व्यक्ति के खेत एक साथ के बड़े खेत में बदल जाते हैं, इसे ही चक काटना कहा जाता है। चकबंदी द्वारा इधर उधर बिखरी खेती की ज़मीन को बराबर के किसानों को एक स्थान पर दिया जाता है। अपने पास पड़ोस वालों से पूछिए उन्हें चकबंदी से क्या क्या लाभ हुआ है। अब हम जानेंगे सिंचाई। आप कभी अपने घर पर गमलों या पौधों में पानी डालते हैं? क्या आपने किसानों को खेती की सिंचाई करते देखा है? चलिए चकबंदी को भी हम जान लेते हैं। छोटे छोटे टुकड़ों में बिखरे खेतों में सही ढंग से खेती नहीं की जा सकती, साथ ही लागत भी ज़्यादा लगती है। इसलिए चकबंदी द्वारा किसानों की दूर दूर बिखरी खेतों को एक चक के रूप में बदल दिया जाता है। उसे हम क्या कहेंगे? एक मुक्त में चकबंदी कहते हैं। तो आगे आप देख पाएंगे, एक मानचित्र आपको दिख रहा होगा जिसमें नीले कलर से नहर की सिंचाई दिखाई गई है, हरे कलर से, और नीले कलर से आपको तालाब दिख रहा होगा, और ब्लैक कलर से आपको कुओं से सिंचाई की व्यवस्था की गई है। उसके बाद नहर दिखाया गया है, उसके बाद प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं बताई गई। इसको आप अपने हिसाब से देख लेंगे और पढ़ लेंगे। तो इसमें बहुत सारे तालाब, नदियाँ, झील ये राज्यों में दिखाया गया। इसका यहाँ पे परसेंटेज भी थोड़ा सा देख लेंगे कि कितने परसेंट पर नहरें हैं, कितने परसेंट नलकूप है ना, सिंचाई के स्रोत बताया गया है। तो सबसे ज़्यादा 45.22% पर नलकूप से सिंचाई की जाती है। नहरों से 23.66% पर सिंचाई की जाती है। अन्य स्रोतों से 11% पर, और अन्य कुएँ जो है 16.60% पर सिंचाई की जाती है। ठीक है, ये मैप आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। आगे देखेंगे आपके गांव में सिंचाई के कौन कौन से साधन हैं। कृषि के लिए सिंचाई बहुत आवश्यक है, क्योंकि भारत में वर्षा की मात्रा समय दोनों ही अनिश्चित और असमान है। साल में अच्छी फसल और एक से अधिक फसल उगाने के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है। कुआं और तालाब सिंचाई के प्राचीन साधन हैं। दक्षिण के पठारी भागों में तालाब अधिक हैं। आजकल अधिक मात्रा में पानी प्राप्त करने के लिए नलकूप बनाए जाते हैं। सरकार द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा नहरें बनाकर सिंचाई की सुविधा की गई है। देश में विभिन्न नदी घाटी परियोजनाओं से नहरें निकाली गई हैं। उत्तर भारत में नहरों द्वारा अधिक सिंचाई की जाती है। तो आगे देखेंगे, अपने देश में सिंचाई के साधनों का विवरण चित्र 2.13 में देखेंगे। क्रियाकलाप। आपके गांव के आसपास के खेतों में किस नहर से सिंचाई के लिए पानी आ रहा है, उसका नाम पता कीजिए। तो यहाँ पर आप एक डायग्राम देख पा रहे होंगे। ये जो पिंक कलर से दिख रहा है वो कुआं और नलकूप से सिंचाई को दिखाया जा रहा है। छोटा सा जो एरिया है वो तालाब का हल्का नीला है। उसके बाद वाइट कलर से आपका अन्य प्रकार की सिंचाई के साधन हैं। जो डार्क नीला है वो नहरों से सिंचाई के बारे में ये चित्र 2.13 सिंचाई के साधनों को दर्शाता है। आगे हम देखेंगे, बताइए दक्षिण भारत में तालाब क्यों अधिक हैं। आजकल सिंचाई की नवीन पद्धति ड्रिप सिंचाई या टपक सिंचाई और स्प्रिंकलर या छिड़काव सिंचाई भी प्रचलित हो रही है। सामान्यतः बागवानी फसलें जैसे
फल फूल साग भाजी आदि की सिंचाई टपक पद्धति द्वारा की जाती है, जबकि खाद्यान्न जैसे गेहूँ मटर आदि फसलों की सिंचाई स्प्रेकर स्प्रिंकलर पद्धति द्वारा की जाती है। यह दोनों पद्धतियाँ भारत में मध्य पश्चिम के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में अधिक प्रयोग की जाती हैं। इन सिंचाई पद्धतियों से सिंचाई में पानी कम खर्च होता है। एक मिनट। तो आगे देखेंगे। हाँ, अब हम देखेंगे हरित क्रांति। तो जैसा कि आप जान लिए होंगे, एक चित्र देख पा रहे होंगे 2.414, इसमें खेतों की सिंचाई के लिए स्प्रे विधि को दिखाया जा रहा है, ये जिसमें कम पानी खर्च होता है और समान रूप से फसल को पानी भी प्राप्त हो जाता है। वर्ष 1966 और 67 में हरित क्रांति के माध्यम से कृषि उत्पादन के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उन्नत किस्म के बीज, खाद, सिंचाई तथा आधुनिक यंत्रों के उपयोग द्वारा कृषि की जाती है। तो आइए हम थोड़ा सा जान लेते हैं कृषि हरित क्रांति के बारे में। हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग डॉक्टर विलियम गौंड के द्वारा किया गया था। विभिन्न उत्पादों से संबंधित कुछ क्रांतियाँ हैं। अगर हम भारत के बारे में जानें कि हरित क्रांति जो है, इसका नाम सर्वप्रथम विश्व में अगर हम जाने हरित क्रांति के जनक तो डॉक्टर तो जैसा कि आप जानते हैं नॉर्मन बोरलॉग जी विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं। वही अगर हम भारत की बात करें तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी भारत की हरित क्रांति के जनक हैं। ठीक है, तो कृषि हरित क्रांति से संबंधित कुछ क्रांतियां हैं जो संबंधित है कृषि उत्पाद से। तो पहली क्रांति हम देखेंगे हरित क्रांति, जो कि कृषि उत्पाद से संबंधित है और सबसे अधिक इसका प्रभाव जो है गेहूं के खेत में देखने को मिलता है। वही श्वेत क्रांति, तो श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से है और इसकी क्रांति के जनक की हम बात करें तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन जो है वो दूध की श्वेत क्रांति के जनक हैं। फिर पीली क्रांति है, तो पीली क्रांति ये तिलहन से संबंधित है। गोल क्रांति आलू से संबंधित है। नीली क्रांति मत्स्य पालन से है। गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन या मांस उत्पादन से है। वही धूसर क्रांति उर्वरक उत्पादन से है या उर्वरक उपभोग से है। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से है। इंद्रधनुषी क्रांति की बात करें तो सभी क्रांतियों का समेकन है। वहीं सदाबहार क्रांति की अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देना है। ठीक है, उसके साथ ही आप यहाँ पर देख भी पाएंगे उपज में तीव्र गति से वृद्धि करना था, इसे ही हरित क्रांति कहते हैं। भारत में डॉक्टर MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। जो भारत में हरित क्रांति के जनक हैं MS स्वामीनाथन जी हैं। चलिए जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं, हरित क्रांति की मुख्य बातों को देख लेंगे। अधिक उपज के लिए सुधारे हुए बीज, उन्नत बीजों का उपयोग होने लगा है। गेहूं की उपज किस्मों जैसे सरबती, सोनारा, कल्याण, सोना, हीरा तथा धान की किस्में जैसे IR, ताइचुंग 65, जया, पद्मा, पंकज, जमुना, सरस्वती किस्मों का विकास व उपयोग किया गया है। खादें की बात करें तो हरित क्रांति में अमोनिया सल्फेट, यूरिया, सुपर फास्फेट, पोटेशियम सल्फेट, डाई अमोनियम सल्फेट फास्फेट तथा पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग विकास व उपयोग किया गया है। जैविक खाद का उत्पादन बढ़ावा, जैसे कंपोस्ट की खाद, हरी खाद
इसमें सनई ढेंचा को सड़ाया जाता है। नीम की खली की खाद। उसके बाद देखेंगे हम रासायनिक कीटनाशक दवाओं का उपयोग करना, कृषि यंत्र जैसे ट्रैक्टर, थ्रेसर आदि का उपयोग करना, फसलों की सिंचाई के लिए नलकूप, नहरों तथा तालाब आदि बनाने का कार्य किया गया है, जिससे सिंचाई की सुविधा बढ़ सके। इन सब के प्रयोग द्वारा उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास ही हरित क्रांति है। ठीक है, तो लास्ट स्लोगन भी दिया गया है, खेती के लिए जैविक खाद सर्वोत्तम खाद है। थोड़ा सा रासायनिक और हरित क्रांति का दूसरा पहलू भी जान लेते हैं। रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के प्रयोग से पैदावार बढ़ी है, लेकिन इसका प्रभाव लंबे समय तक बना रहता है। भोजन चक्र में जिस प्राणी द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है, यह रसायन उसको प्रभावित करता है। डीडीटी प्रयोग चारे के माध्यम से गाय तक, फिर उस गाय के दूध के माध्यम से उसे पीने वाले प्राणी तक पहुंच जाता है। इनमें से कुछ रसायन ऐसे हैं जो घातक बीमारियों को जन्म देते हैं, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करते हैं तथा मिट्टी और जल स्रोतों को प्रदूषित करते हैं। तो आई होप, आशा करते हैं कि आप सभी को ये लेसन समझ में आया होगा और इसके आधार पर ये कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनको आप 1 से 2 बार इस वीडियो को आप देखिएगा, फिर आपको समझ में आएगा कि ये लेसन जो है कितना महत्वपूर्ण है और यहाँ से लगभग सभी परीक्षाओं में इसका प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। एक बार पुनः हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और हमारे इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे एग्ज़ाम बूस्टर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद विद्यार्थियों, नमस्कार।